नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। तो स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर मौसम का मिजाज बदल गया है और कल शाम से राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में जमकर बारिश के साथ ओले गिरे हैं। गरज चमक के साथ रायपुर में मंगलवार रात से बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने 30 दिसंबर तक गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। मंगलवार शाम से बुधवार सुबह तक रायपुर में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है और रायपुर में 57 मिलीमीटर बारिश हुई है और सबसे अधिक बारिश रायपुर में दर्ज हुई है। यहाँ एक नया रिकॉर्ड बन गया है। मौसम विभाग के रिकॉर्ड में 9 दिसंबर 2010 को 24 घंटे के दौरान रायपुर में 64.1 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड हुआ था और मंगलवार शाम को बुधवार सुबह 8.30 बजे तक यहाँ 66 मिलीमीटर पानी गिर चुका है। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से लगभग 10 साल पुराना बारिश को लेकर रिकॉर्ड टूट चुका है और यहां किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से उनके फसलें मंडियों में पड़ी हुई थी वो भी बारिश के चलते खराब हो चुकी हैं। और इसी को लेकर भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी कड़े कदम उठाए हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में 2 दिनों से लगातार हो रही बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसल को नुकसान हुआ है और इसको देखते हुए आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टरों को नुकसान के आकलन के निर्देश दिए हैं। कई जिलों में अचानक हुई ओलावृष्टि और अत्यधिक बारिश को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिलों के ओलावृष्टि और बारिश से हुई क्षति का आकलन कर तत्काल शासन को रिपोर्ट भेजने के साथ धान खरीदी केंद्रों में ड्रेनेज और कैप कवर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने बढ़ रहे कोरोना के मामलों को निपटने के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। तो आपको बता दें कि समय वर्षा और ओलावृष्टि से फसलों को और घरों को हुए नुकसान को त्वरित आकलन किया जाए, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश जारी किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि वर्षा और ओलावृष्टि से संग्रहण केंद्रों में रखे धान को बचाने के लिए कैप कवर लगाए जाएं तथा पानी निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ये भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदेश किए हैं। सभी जिलों में कोविड टेस्टिंग बढ़ाई जाए, कोरोना को लेकर एक अहम फैसला लिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। साथ ही आपको बता दें कि अस्पतालों में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जाएं। तो कोरोना को लेकर भी ये कड़े कदम उठाए गए हैं। साथ ही जो भी ओलावृष्टि और भारी वर्षा से नुकसान हुआ है फसलों को, उसको लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। तो चलिए अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षा फेडरेशन के पदाधिकारियों ने मुलाकात की और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सहायक शिक्षक फेडरेशन के पदाधिकारियों से स्कूली बच्चों को अध्ययन अध्यापन का नुकसान न होने देने की समझाइश दी है। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की समझाइश पर फेडरेशन के पदाधिकारियों ने हड़ताल वापस लेने और आज से स्कूलों में अध्यापन कार्य करने की घोषणा की है। साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन अपनी मांग को लेकर बीते 18 दिनों से हड़ताल पर था। तो वहीं सोशल मीडिया पर बचपन का प्यार गाने से पूरे देश में बेहद पॉपुलर हुए सहदेव दिर्दो की दुर्घटनाग्रस्त होने से वो घायल हो गए हैं और साथ ही आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने चिकित्सकों को सहदेव का बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए हैं। सहदेव दिर्दो के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर मिलते ही कलेक्टर घायल सहदेव दिर्दो को देखने जिला अस्पताल पहुंचे और मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री के निर्देश के अनुसार सहदेव दिर्दो को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज जगदलपुर ले जाया गया है, जहां आपको बता दें कि सुकमा के सबरी नगर में सड़क दुर्घटना हुई थी और जिसके बाद वो चोटिल हो गए थे और उनके सिर में गंभीर चोटें आई थी। तो खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर आपको बता दें कि आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग की ओर से प्रदेश में संचालित एकलव्य आदर्श आदिवासी विद्यालयों की 3 दिवसीय राज्य स्तरीय क्रीड़ा, बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रतियोगिता के दूसरे दिन साइंस कॉलेज मैदान पंडित दीनदयाल उपाध्याय
ऑडिटोरियम में आयोजित बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रतियोगिता में 5 संभागों के छात्र छात्राओं ने अपने हुनर का शानदार प्रदर्शन किया है और आदिम जाति के साथ अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकम ने प्रतियोगिता स्थल पहुंचकर गायन, नृत्य और वादन, चित्रकला और क्विज के विद्यार्थियों की प्रतिभा को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की है। दिल्ली पुलिस के जूनियर डॉक्टर से किए गए बर्बरतापूर्ण व्यवहार की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायपुर ने कड़ी निंदा की है और एसोसिएशन ने कहा कि जूनियर डॉक्टर सभी अस्पतालों की रीढ़ की हड्डी हैं। कोरोना महामारी के समय इन्हीं डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हजारों की जान बचाई है और आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर विकास अग्रवाल और सचिव डॉक्टर आशा जैन ने जारी एक बयान में कहा कि ये चिकित्सक अपने हक के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे और इनकी मांग जायज है। नीट पीजी काउंसलिंग में इस तरह से देर करने से जूनियर डॉक्टरों की कमी हो जाएगी और देश में सभी अस्पतालों की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाएगी। ऐसे समय में जब कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना जताई जा रही है और काउंसलिंग को समय पर करना जरूरी है ताकि अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी ना हो। श्रमायुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़ ने जानकारी दी है कि माइंस हॉस्पिटल राजहरा में मरीजों की जांच की जा रही है और राजहरा में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी के इस साल 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो जाने के बाद जांच को बंद कर दिया गया था और चिकित्सा अधिकारी राजनांदगांव को राजहरा हॉस्पिटल में अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया था और जल्द ही संविदा नियुक्त संबंधित प्रतिक्रिया कार्यालय कल्याण आयुक्त श्रम और रोजगार मंत्रालय रायपुर से की जा रही है। तो बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की, जहां पर आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार लगातार विकास को लेकर अग्रसर है और उज्जैन के विकास का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। उज्जैन के मेला कार्यालय में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहर को नई सौगात देते हुए जानकारी साझा की है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में उज्जैन में बहुत बड़ा विकास देखने को मिलेगा और मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की माने तो आने वाले दिनों में शहर की तस्वीर बदलने वाली है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि उज्जैन में आईआईटी इंदौर का सैटेलाइट कैंपस खोला जाएगा और यह कैंपस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध केंद्र के रूप में विकसित होगा और यह अपनी तरह का एक देश का पहला शिक्षण संस्थान होगा। और डॉक्टर मोहन यादव ने आगे कहा कि इसके साथ ही मेट्रो ट्रेन भी इंदौर से उज्जैन के रास्ते चलाई जाएगी। विवेक जी और हम सब ने मिलकर के आज विकास के मामले में बात की। आज इस अवसर पर खास तौर पे विज्ञान भारती के हमारे संगठन मंत्री भी हम उज्जैन में लाए हैं, क्योंकि उज्जैन विज्ञान की नगरी थी। इस भविष्य में हमारा आईआईटी का सैटेलाइट एक तरह से कैंपस उज्जैन में बनने जा रहा है। इंदौर आईआईटी का ये जो सेंटर जो बनेगा, जिसके माध्यम से लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा के निर्माण कार्य होंगे और ख़ास करके 5 विषयों को लेकर के जो ये कैंपस बनेगा, ये पूरे देश में क्या दुनिया में अद्वितीय रहने वाले हैं। तो उज्जैन ये धर्म की नगरी के साथ साथ विज्ञान की नगरी बने और तमाम प्रकार के युवाओं को दुनिया में हम उज्जैन से एक प्रेरणा दें, इस नाते से ये बड़ी उपलब्धि है। माननीय सांसद जी के प्रयासों से हमारा एक मेट्रो ट्रैक का भी माननीय मुख्यमंत्री ने सर्वे घोषणा की है कि हमारे यहाँ उज्जैन में उज्जैन सामेर इंदौर का मेट्रो ट्रेन भी उज्जैन में आए। माननीय सांसद जी और हम सब के साथ मौजूदगी में एक बड़ी मेडिकल डिवाइस पार्क की स्कीम भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर उज्जैन का सिलेक्शन किया है, जिसके माध्यम से मेडिकल के सेक्टर के तमाम प्रकार के उपकरण जो वर्तमान में चाइना और ताइवान और अन्य देशों में बनते थे, वो अब उज्जैन से बनना प्रारंभ होंगे। मेरी अपनी ओर से इन अच्छे निर्माण कार्यों के। तो खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां पर आपको बताते हैं कि टाटा सीवरेज का कार्य पिछले 3 सालों से चल रहा है, जिसको देखने के लिए उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया अपनी बाइक से निकले। उन्होंने टाटा के कार्यों को देखा और नाराजगी भी जाहिर की। वहीं नगर निगम आयुक्त गुप्ता को निर्देश दिए कि यह कार्य जल्द पूरा किया जाए। साथ ही टाटा का पिछले 3 सालों से उज्जैन में सीवरेज का कार्य चल रहा है, जिसमें काम की गुणवत्ता प्रॉपर सड़क लेवल नहीं होने से सांसद अनिल फिरोजिया नाराज हुए। टाटा के सूरज का रिमिक्स के चलते उज्जैन में कई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। वहीं सांसद के निरीक्षण करने के पश्चात निर्देश दिए गए कि कार्यों में तेजी लाई जाए और वहीं चैम्बर को रोड से बराबर
समतलीकरण करें। इसके लिए एक टीम भी गठित की गई है, वह जो रोज कार्य को सही ढंग से कराएगी। तो काम चल रहा है, बहुत काफ़ी समय से चल रहा है, पर बहुत ढीला चल रहा था। हम काफ़ी समय से उनको निर्देशित भी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी काम ख़त्म करें और जो चेंबर बना है उसकी गुणवत्ता, जो काम इनने करे उसकी गुणवत्ता की हम निगरानी करने के लिए औचक निरीक्षण मैंने कमिश्नर साहब और उनकी नगर निगम की टीम ने आज करा है। कुछ कमी पेशियाँ पाई गई, जैसे चेंबर उठे हुए मिले तो वो उनको निर्देशित करा है कि भाई चेंबर नीचे होना चाहिए, क्योंकि इससे मोटरसाइकिल, स्कूटर या महिलाएं कहीं टकराए तो गिरे, एक्सीडेंट हो जाए तो उनको बचाने के लिए चेंबर को समतल करो। कई जगह इनने छोड़ दी, रिपेयरिंग नहीं करा है, सड़क का वो रिपेयरिंग के लिए बोला है, कुछ जगह से खड्डे छोड़ के आ गए, तो वो सब संज्ञान में आया है। औचक निरीक्षण से ये तो ये भी अलर्ट रहेंगे और अधिकारी भी अलर्ट रहेंगे कि भाई नगर निगम कमिश्नर और सांसद जी और जनप्रतिनिधि घूम रहे हैं और उनके संज्ञान में सब है। हम ये चाहते हैं कि काम अच्छा हो, गुणवत्ता का हो और जनता को कोई असुविधा ना हो और इनके काम से कोई एक्सीडेंट ना हो। तो ये सब आज हमने संज्ञान में ला के और इनको निर्देशित भी करा। आज माननीय सांसद जी के साथ में निरीक्षण किया। इसमें बेसिकली ये कार्य की प्लानिंग बहुत पहले से हो रखी है और काफ़ी लंबे समय से कार्य चल रहा है। चूँकि पूरे शहर का सीवरेज नेटवर्क डल रहा है और खुदाई का काम इसमें इन्वॉल्व रहता है, तो जनता को जो है सुविधा होना स्वाभाविक है। लेकिन साथ ही साथ कार्यकारी एजेंसी का ये दायित्व है कि जब कार्य कर रहे हैं तो कार्य करते वक्त वहाँ एक बोर्ड रहे जिसमें सूचना रहे कि कार्य कब से कब तक होगा, ताकि स्थानीय नागरिकों को जानकारी रहे और कार्य करने के बाद जो है सड़क का रेस्टोरेशन ठीक से हो। तो आज ऐसे कई बिंदु देखने में मिले हैं जहाँ पर रेस्टोरेशन के बाद जो है सड़क का लेवल जो है अलग है या मैनहोल ऊपर ही नीचे हैं। इन सभी को ठीक करने के लिए कार्यकारी एजेंसी टाटा प्रोजेक्ट जो है। तो वहीं मध्य प्रदेश में अभी पंचायत चुनाव नहीं होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने कानूनी सलाह लेने के बाद चुनाव को निरस्त करने का फैसला लिया है और सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बीएस जामोद ने कहा कि कानूनी राय के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया है। आयोग ने कहा कि जिन कैंडिडेट्स ने नामांकन के साथ जमानत राशि जमा की है उन्हें राशि वापस की जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि आयोग में सोमवार को 3 बार बैठक हुई और इस दौरान आयोग के अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ का लीगल ओपिनियन अफसरों को मिला था, लेकिन 2 अन्य वकीलों की कानूनी सलाह नहीं मिल पाई और इसकी वजह से मंगलवार तक के लिए फैसला टाल दिया गया था, और जिसके बाद ये निर्णय लिया गया कि फिलहाल पंचायत चुनाव जो है वो भी टाले जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने 4 दिसंबर से पंचायत निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ की थी और 13 दिसंबर से नॉमिनेशन पेपर्स लेने की कार्रवाई भी प्रारंभ हुई थी, किंतु इसी बीच राज्य शासन ने जो अध्यादेश था उसे वापस ले लिया। ऐसी स्थिति में निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन हो गया। उसके पश्चात हमने विभिन्न विधि विशेषज्ञों से लीगल और उनकी अनुसार जो सलाह मशविरा करने के पश्चात जो सलाह दी, उसके आधार पर आयोग ने ये निर्णय लिया है कि 4 दिसंबर से घोषित हुए थे वो प्रक्रिया निरस्त की जाए। सर, नामांकन कर दिया था, प्रक्रिया में आगे चले गए, राशि थी, क्या उनके भी वापस करने का प्रावधान रहेगा? जिन अभ्यर्थियों ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स के साथ में निक्षेप राशि जमा की, वो सभी अपनी निक्षेप राशि वापस प्राप्त करने के दावेदार हकदार हैं। की क्या प्रक्रिया रहेगी पंचायत चुनाव को लेकर कि कब तक कराए जा सकते हैं या कब होने की संभावना? आगे की प्रक्रिया फिर से नए सिरे से। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जल्द हाजिर होते कुछ बड़ी खबरों के साथ। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो इंदौर की बात कर लेते हैं, जहां पर एक बार फिर से कोरोना ने डरा दिया है। इंदौर में तेजी से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है और बीते 24 घंटे में शहर में 32 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। तो वहीं इससे एक दिन पहले की बात कर ली जाए तो 27 केस मिले हैं और पूरे प्रदेश की बात करें तो कुल केसों में से लगभग आधे अकेले इंदौर में ही हैं। इसमें राहत की बात यह है कि आज ओमिक्रॉन का कोई नया केस दर्ज नहीं हुआ है और स्वास्थ्य विभाग ने 7,153 संदिग्ध सैंपल लिए हैं, जिसके बाद से मामले बढ़ते दिख रहे हैं। कल आए हैं तो उसमें से लगभग 30 केसेस पॉजिटिव आए हैं, 27 केस जो है वो नए आए हैं और 3 केस जो है रिपीट पॉजिटिव थे।
स्कूल के लेकर सर बात करें तो किस तरह की तैयारियां हैं और स्कूल में वैक्सीनेशन भी होने जा रहा है? 3 तारीख से अपने गाइडलाइन आई है कि 3 तारीख से जो है बच्चों को 15 साल से 18 साल तक के बच्चे जो है उनको कोविड वैक्सीनेशन के लिए किया जाना है। और उसके लिए हमारा स्कूलों का टाई अप भी होगा, मतलब पूरे बूथ बन में आएंगे और लगभग हमारे 1,95,000 के आसपास हमारे टोटल बच्चे रहेंगे। उन बच्चों को हमको वैक्सीनेशन किया जाना है। गाइडलाइन के हिसाब से ये है कि स्कूल में ही मतलब बूथ बनाए जाएंगे, तो वहीं पर हमारे कोविड के फर्स्ट सेकंड डोज के साथ साथ इन बच्चों को भी वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा। ओमिक्रॉन सर जो 8 मरीज आए थे उसके बाद में भी कुछ आए हैं? नहीं, अभी तक नहीं, ये एक का सुन रहे हैं मगर एक कंफर्म नहीं है हमारे पास। जैसे ICMR के गाइडलाइंस में आ जाएगा तो हो जाएगा। लगभग 8 विदेश से जो ट्रेवलर आ रहे हैं उसमें से अभी तक कितने लोग टोटल पॉजिटिव हो चुके हैं? अभी तक हमारे पास जो आए पैसेंजर्स उनमें से लगभग 26 केसेस पॉजिटिव हो चुके हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग उनकी भी सभी के जितने भी हमारे नवंबर से। तो आपात स्थिति से निपटने के लिए इंदौर एयरपोर्ट कितना तैयार है, इसको लेकर मॉक ड्रिल किया गया और एयरपोर्ट के आइसोलेशन बे पर फ्लाइट नंबर ABC 111 में उड़ान भरते समय स्क्वाड कर किया गया। तो वहीं स्क्वाड गिरते ही विमान में आग लग गई और आग की खबर से तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल हरकत में आया और इसके बाद फुल इमरजेंसी घोषित किया गया। साथ ही आपको बता दें कि सभी संबंधित विभागों को घटनास्थल पर पहुंचने को कहा गया और साथ ही स्थानीय प्रशासन को भी अवगत कराया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी के सारे विभागों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए आग पर काबू पाया और घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया। यह देखकर कुछ लोग हैरान रह गए। साथ ही आपको बता दें कि बाद में उन्हें बताया गया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की द्विवार्षिक ड्रिल थी और इसके जरिए संबंधित विभागों का रिस्पांस टाइम और उनकी दक्षता को देखा गया। फुल स्टडी मतलब रहता है उनकी। इमरजेंसी जैसे होती है, कोई चीज़ घटना होती है, जैसे कोई प्लेन क्रैश हो गया है अचानक कोई घटना, तो उस हिसाब से उनको वो करना पड़ता है मोडिट वगैरह। तो उनके द्वारा हम लोगों को सिटी फायर को भी, पुलिस फायर सर्विस को भी इन्वॉल्व किया था साथ में कि कभी इमरजेंसी हो जाती है कि हम लोग तो कर ही रहे हैं कि दूसरा हमारा सपोर्ट भी रहे कुछ सिटी फायर का। तो ऐसे ही हम लोग वहाँ पे गए थे तो 1:30 बजे करीब शुरू किया था। तो वहाँ एयरपोर्ट की अथॉरिटी थे जो वहाँ के इंचार्ज हैं वो, और पूरी फायर की टीम थी। कम से कम फायर की टीम के बाद 50 आदमी टीम है फायर की। तो किस तरह का ये मॉक ड्रिल था और तो क्या इसमें किया गया? क्या हुआ है कि वो रनवे के आसपास जो उनकी जगह पड़ी रहती है रनवे के, तो वहाँ बीच में कच्ची जगह पड़ी है। तो और मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां नगदा में बजरंग दल के नेता राखू चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वारदात बुधवार दोपहर की है जब राखू चौधरी अपने ऑफिस में बैठे थे और उसी वक्त एक लड़के ने ऑफिस में घुसकर चाकू मार दिया और 3 फायर किए। तो वहीं आपको बता दें कि जिसमें से एक गोली गले पर लगी और एक गोली गाल पर और एक गोली सीने पर लगी है। तो वहीं आपको बता दें कि गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हत्या के बाद से पूरे शहर में तनाव फैल गया है और जिसको लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की है और कुछ स्थानों पर तोड़फोड़ भी हुई है। तो वहीं पुलिस ने हत्याकांड के आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है और जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि मामला आपसी रंजिश को लेकर बताया जा रहा है। तो खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां पर आपको बता दें कि भिंड जिला अस्पताल में इन दिनों स्वास्थ्य सेवाएं बद से बदतर होती जा रही हैं और मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है और जिसके चलते मरीजों और उनके परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसकी सूचना भिंड विधायक संजीव सिंह को लगी तो उन्होंने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान 300 बेड वाले हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही डॉक्टर मौजूद मिला, जिसको लेकर उन्होंने स्वास्थ्य प्रबंधन को फटकार लगाई है और साथ ही इस संबंध में उन्होंने CMHO अजीत मिश्रा से बात की तो उन्होंने बताया कि डॉक्टरों की कमी है और वहीं जिला अस्पताल में मरीजों के लिए छोटे ऑपरेशन से लेकर कई जांच और बीमारियों के इलाज कराने की सुविधा मुहैया कराई गई है, लेकिन डॉक्टरों की कमी के चलते मरीज परेशान हो रहे हैं और कई मरीजों को तो ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया जाता है।
ऐसे में जो गरीब तबके के मरीज हैं उन्हें काफ़ी परेशानी आती है, जिसकी शिकायत भिंड विधायक संजीव सिंह को मिली तो उन्होंने मरीजों के परिजनों से मिलकर डॉक्टरों की फटकार लगाई और मरीजों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराकर डॉक्टरों को इलाज के निर्देश दिए हैं। ये बात सही है कि जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ये बात भी उनकी सही है कि डॉक्टरों की कमी है, लेकिन उस कमी के बावजूद भी डॉक्टर हैं, उनका सही तरीके से उपयोग नहीं किया जा रहा है, ये बात सही है। और मैंने जब गया तो सिर्फ ट्रॉमा सेंटर में एक डॉक्टर था और कोई डॉक्टर ही नहीं था। पूरे 300 बेड के हॉस्पिटल में अगर एक डॉक्टर के भरोसे रहेगा तो निश्चित तौर पर मरीजों को बहुत असुविधा होगी और परेशानी होगी। मैंने मौके से ही सिविल सर्जन और CMHO को फ़ोन करके कहा कि इसकी व्यवस्था सुधारो, हम प्रयास करेंगे डॉक्टर हमारे भिंड में आएँ, लेकिन जो डॉक्टर हैं उन तो वहीं भिंड SP शैलेंद्र सिंह चौहान माफिया और बदमाशों पर अंकुश लगाने के लिए एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मिहोना थाने में पदस्थ ASI की बदमाशों और माफियाओं से संलिप्तता की सूचना पर सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि मामला मिहोना थाने का है, जहां पर पुलिस टीम कुछ स्मैक का धंधा करने वाले लोगों को पुलिस ने पकड़ा था। जब पकड़े गए आरोपियों के रिकॉर्ड खंगाले गए तो सह उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह जादौन की सहभागिता नजर आई, जिसको लेकर भिंड पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने तत्काल प्रभाव से ASI देवेंद्र सिंह जादौन को निलंबित कर दिया। और साथ ही SP शैलेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि यदि पुलिस की किसी भी गैर कानूनी कार्य में संलिप्तता पाई जाती है तो संबंधित पुलिस कर्मियों और थाना प्रभारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं SP शैलेंद्र सिंह चौहान ने जनता और पुलिस के बीच संबंध बनाने और जिले में हो रहे गैर कानूनी कार्यों की सूचना देने के लिए टोल फ्री नंबर जारी करने की बात कही, जिससे माफियाओं और बदमाशों के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसमें पुलिस द्वारा एक कार्रवाई की गई थी, जिसमें एक तथाकथित पूर्व का अपराधी था जिसके ऊपर स्मैक के वो भी थे, जो हथियारों के साथ पकड़ाया गया था। तो उसके संबंध में जब उसकी जानकारी ली गई थाना प्रभारी द्वारा, उसमें जब अगली विवेचना की गई तो उसमें पाया गया कि उसका लोकल के कुछ लोगों के साथ जो जिनकी आम शोहरत भी खराब है और जिनमें पूर्व में केसेस भी रहे हैं स्मैक या NDPS के, तो उसके साथ उस आरोपी का कनेक्शन पाया गया। और फिर जब उनकी फर्दर एनालिसिस किया गया तो उसमें जो हमारे लोकल थाने के ASI साहब थे, उनका उससे कनेक्शन पाया गया। तो प्रथम दृष्टया उनका आचरण संदिग्ध पाया जाने से गंभीर मानते हुए उनको निलंबित करके लाइन संबद्ध किया। माध्यम से भी मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा, जो भी जनता के भी लोग हैं, यदि उनको इस प्रकार की कोई जानकारी मिलती है तो वो सीधा हमारे उस पर संपर्क कर सकते हैं, हमें सूचना दे सकते हैं। और अभी मैं एक हेल्पलाइन नंबर भी अभी शीघ्र इसको बना के जारी कर दूंगा, ताकि लोग अपने इस विषय में बता सके जैसी जैसी हम लोग को सूचना मिलेगी। अभी तो मैंने संबंधित सभी थाना तो वहीं मंदसौर के मौसम में अचानक हुए बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। सोमवार रात से ही बिन मौसम बारिश शुरू हो गई थी और इसके बाद से दिन भर मौसम में ठंडक रही। जिले के अधिकांश क्षेत्रों में रात को बारिश हुई और वहीं बिन मौसम हुई बारिश ने मंडियों में किसानों की प्याज की फसल भिगा दी, जिसके चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंदसौर कृषि उपज मंडी में खुले परिसर में लगे प्याज के ढेर भीग गए, जिसके चलते किसानों में भारी आक्रोश है। तो वहीं इसको लेकर भीगती हुई उपज को कोई बचाने नहीं पहुंचा। मेरा गोबर सिंह नाम है सर। हाँ बताए, कहाँ से आए हैं? पलेवना से आया हूँ सब। और ये प्याज लेकर के आया था परसों के दिन, और ये बारिश होने से प्याज के अंकुरे चल गए, उगने शुरू हो गई। परसों दिन बाहर डाले थे, उन्होंने बोला यहाँ नीलाम नहीं करेंगे। उसके बाद फिर अंदर डाले, 650 रुपये दे करके अंदर डाले। 35 कुंटल प्याज है, मेरे 2 ढेर हैं ये पन्नी वाले। सब बारिश में बिक गया, गीला हो गया, गीला हो गया, बारिश में गीला होकर बिगड़ गया। 20 कुंटल के करीब प्याज है, कल लेके आए और खाली। खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से है, जहां आपको बता दें कि पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है और नशा तस्कर को रंगे हाथों पकड़ा है, जिसके पास से 65 किलो अवैध मादक पदार्थ, 2 चूरा और मारुति वैन को जब्त किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि आरोपी से अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा के बारे में पूछताछ में आरोपी ने बताया कि यह डोडा चूरा अपने वह दूसरे साथी को देने जा रहा था। वहीं इस मामले में आरोपी से जब्त मादक पदार्थ डोडा चूरा के संबंध में थाना कोतवाली ने NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
टीम कोतवाली को जरिए मुखबिर एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध रूप से मादक पदार्थ लेकर जा रहा है। उस सूचना पर दबिश दी गई थी जो मुक्तिधाम पुलिया के पास एक व्यक्ति भेरूलाल पिता नंदाजी कनारची जाति डोली है और रहने वाला डासिया अफजलपुर का है। एक मारुति वैन में लगभग 65 किलोग्राम डोडा चूरा लेकर जा रहा था, जिसे टीम द्वारा दबिश देकर पकड़ा गया है। और पूछताछ करने पर उसने बताया कि मुकेश सुतार जो जावरा का रहने वाला है उसको सप्लाई करने जा रहा था। इसके घर में ही पट्टा है जहाँ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।